राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मलिक रिएक्शन पे। तो दोस्तों आज बात करते हैं चौथे चरण की वोटिंग की। चौथे चरण के अंदर 67.71% वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा और जम्मू कश्मीर में सबसे कम वोटिंग मतदान हुआ है। तो चौथे फेज में 9 राज्यों में एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 96 सीटों पर 67.71% वोटिंग हुई। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा 78.44%, जबकि जम्मू कश्मीर में सबसे कम 37.98% वोट पड़े। आंध्र प्रदेश की 175 और उड़ीसा की 28 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र में अलग अलग कारणों ने से 3 लोगों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश में गुंटूर से वाईएसआर कांग्रेस के एमएलए अन्ना बादुनी शिव कुमार ने एक बूथ पर वोटर को थप्पड़ जड़ दिया। तो नतीजे 4 जून को इस बार लोकसभा की 543 सीटों के 7 फेज में चुनाव हो रहे हैं। अब यह 4 फेज में 23 राज्यों के 379 सीट पर वोटिंग हो चुकी है। पहले फेज में 102 सीटों पर 66.4% वोट, दूसरे फेज में 88 सीटों पर 66.71% वोटिंग और तीसरे फेज में 93 सीटों पर 65.68% हुई है। अब 20 मई और 25 मई और 1 जून को मतदान होगा। रिजल्ट 4 जून को आएगा। तो दोस्तों ये थी खबर वोटिंग की। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुनील मोदी आज नहीं रहे। 72 साल की उम्र में दिल्ली में अंतिम सांस ली। सुनील मोदी गले के कैंसर से थे पीड़ित। 7 महीने पहले गले में दर्द हुआ और जांच करवाने पर पता चला कि कैंसर का पता चला। उन्होंने कैंसर की जानकारी 3 अप्रैल को सोशल मीडिया पर दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई भाजपा नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया। राजनीति में 5 दशक का सफर था। तो अब सुनील मोदी बिहार में 70 के दशक में जेपी आंदोलन से राजनीति में आए थे। इसके बाद आरएसएस से जुड़े। उसकी छात्र राजनीति की शुरुआत 1971 में हुई थी। सुनील ने 1990 में पटना सेंट्रल से चुनाव लड़ा और विधानसभा पहुंच गए। सुनील साल 2004 में भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते। साल 2005 में उन्होंने सांसद सदस्यता से इस्तीफा दिया और विधान परिषद के लिए निर्वाचित होकर डिप्टी सीएम बने। यहीं से नीतीश कुमार के साथ उनका सफर शुरू हुआ। 2005 से 2013 भाजपा आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से दिल्ली सीएम हाउस में मारपीट हुई है। यह मारपीट अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने की। हालांकि दिल्ली महिला आयोग डब्ल्यूडीसी और आप ने इस घटना की पुष्टि नहीं की है। कॉलर ने अपना नाम स्वाति मालीवाल बताया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि उन्हें सुबह 9:30 बजे एक पीसीआर कॉल आई। कॉलर ने अपना नाम आम आदमी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल बताया और कहा कि उसके साथ सीएम आवास के अंदर मारपीट की गई। कुछ समय बाद सांसद स्वाति मालीवाल सिविल लाइन पुलिस स्टेशन आई, लेकिन इस मामले में उनकी ओर से कोई शिकायत नहीं दी गई। पीसीआर कॉल की सच्चाई जानने में जुटी हुई है पुलिस। तो ये मामला था दिल्ली के सीएम, आम आदमी पार्टी के सीएम आवास का, जहां पे स्वाति मालीवाल नाम की किसी लड़की का कॉल आया पुलिस के पास और उन्होंने बताया कि सीएम हाउस में उसके साथ मारपीट हुई है। तो अब चलते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और छपरा के सारण में जनसभाएं की। उन्होंने मुजफ्फरपुर में कहा, ईडी गठबंधन बोल रहे हैं पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे नहीं पहनी है तो पहना देंगे। इसके बाद मोदी ने वाराणसी में 5 किलोमीटर लंबा शो किया और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। मोदी आज वाराणसी संसदीय सीट से नामांकन भरेंगे और
उनके साथ 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, 12 केंद्रीय मंत्री, यूपी सरकार के मंत्री और कई सांसद विधायक भी मौजूद रहेंगे। मोदी के बयान की वजह। हाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान के कब्जे वाला पीओके भारत में शामिल हो जाएगा, वहां के लोग ऐसा चाहते हैं। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जवाब दिया था कि अगर रक्षा मंत्री ऐसा कह रहे हैं तो उन्हें करना चाहिए, किसने रोका। अब्दुल्ला ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान चूड़ियां नहीं पहनी है, उनके पास परमाणु बम है और दुर्भाग्य से वो परमाणु बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। इसी बयान को लेके, फारूक अब्दुल्ला के बयान को लेके ही नरेंद्र मोदी ने अपना ये बयान दिया है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है तो क्या हुआ, चूड़ियां पहना दें। और प्रियंका गांधी ने रायबरेली में जनसभा की भीड़ से एक लड़की ने पूछा कि राहुल जी आप शादी कब कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा अब जल्द शादी कर लूंगा। राहुल ने कहा कि रायबरेली मेरी दो माताओं इंदिरा और सोनिया गांधी की कर्म भूमि है, इसलिए यहां से चुनाव लड़ने आया हूं। पीएम पर भेदभाव के लगाए आरोप। राहुल गांधी ने कहा मोदी ने दो तरह के जवान बनाए हैं, एक जो गरीब दलित आदिवासी और पिछड़े का बेटा है, दूसरा जो अमीर घर का बेटा होगा। गरीब घर का बेटा को अग्निवीर नाम दिया गया है। उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी, कैंटीन सुविधाएं नहीं मिलेंगी। अगर आप सीनियर अफसर या 4 में से एक हो तो आपको पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, मेडल मिलेगा। इसी को लेके पहले भी राहुल गांधी अग्निवीर को लेके भाजपा के ऊपर और नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना साध चुके हैं। आज फिर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अग्निवीर को लेके निशाना साधा है। हालांकि कुछ लोगों का मानना ये भी है कि जो अग्निवीर नाम की स्कीम चालू की गई वो स्कीम सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो आर्मी पर्सन हैं उन्होंने कबूला है कि पहले हम 9 महीने की ट्रेनिंग करते थे और 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद भी हम लगातार सीखते रहते थे, जबकि अब 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद सीधा बॉर्डर के ऊपर तैनात कर दिया जाएगा। तो इससे जो हमारे देश के सेना है उसके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। उस पर जो एक्सपीरियंस वाले बात करते हैं मुंबई में सोमवार सुबह 20 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। यहाँ पर कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ साथ बारिश भी हुई और घोटकोपाल के पेट्रोल पंप पर 100 फुट ऊंचा बिलबोर्ड गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। बिलबोर्ड का वजन 250 किलो था। इसके नीचे दबे 78 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो इसके साथ साथ बहुत कुछ फ्लाइटें भी मुंबई की प्रभावित हुई, जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें के साथ साथ कुछ रेलवे और सड़क परिवहन भी प्रभावित हुआ। 2 घंटों के लिए कुछ फ्लाइटों को रद्द किया गया, जबकि कुछ की टाइमिंग बदल दी गई। इसके अंदर काफ़ी लोगों को परेशानी हुई। तो ये था मुंबई के आंधी और बारिश का माहौल। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अब बात करते हैं, भारत ने ईरान के चाबहार में शहीद बेहती पोर्ट को 10 साल के लिए लीज पर लिया है। अब पोर्ट का मैनेजमेंट भारत के पास है। यह पोर्ट भारत और अफगानिस्तान को व्यापार के लिए वैकल्पिक रास्ता मुहैया कराएगा। डील के तहत भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने चाबहार पोर्ट में $120 मिलियन का निवेश करेगी। चाबहार निवेश में लीज पर लिया गया है। भारत का पहला पोर्ट है। 2 दशक से चाबहार पर चल रहा था काम। आपको बताते चलो, 2003 में बीजेपी सरकार के दौरान चाबहार पोर्ट को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही थी। इसी दौरान अमेरिका की जो सैंक्शन थी ईरान के ऊपर लगी रही और इसी तनातनी की वजह से ये बातचीत को बीच में रोकना पड़ा। फिर यूपीए सरकार के दौरान 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पोर्ट के लिए 800 करोड़ रुपए निवेश करने की बात कही थी। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान का दौरा किया था। ईरान, भारत और अफगानिस्तान ने चाबहार पोर्ट
को विकसित करने के लिए मई 2016 में त्रिपक्षीय समझौता भी किया था। चाबहार पोर्ट भारत के लिए क्यों है जरूरी, अब बात करते हैं इसके लेकर। भारत इस पोर्ट की मदद से ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के साथ सीधे व्यापार कर सकता है। अफगानिस्तान के अलावा यह पोर्ट भारत के लिए मध्य एशियाई देशों के भी रास्ते खोलेगा। इन देशों से गैस और तेल भी इस पोर्ट के जरिए लाया जा सकता है। चाबहार को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट की तुलना में भारत के रणनीतिक पोर्ट के तौर पर देखा जा रहा है। ग्वादर को बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत चीन विकसित कर रहा है, तो इसलिए भी ये पोर्ट विकसित करना भारत के लिए जरूरी था, क्योंकि भारत के पास कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं था, क्योंकि बीच में पाकिस्तान पड़ता है और पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है उसको चीन विकसित कर रहा है, और अगर चीन उसको विकसित कर रहा है तो उस पोर्ट पे काफ़ी सारा टैक्स लगेगा। और इसी चीज़ को देखते हुए भारत ने जो चाबहार पोर्ट है उसको विकसित करने के का फैसला लिया है। तो ये थी आज की 14 मई की खबरें। आप सबको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।